हेलो एवरीवन, मैं राहुल पवार एक बार फिर आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। देखिए, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए फिर क्वेश्चंस पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ द रेडियस ऑफ फर्स्ट बोर ऑर्बिट बी ए, देन द रेडियस ऑफ द थर्ड ऑर्बिट वुड बी। देखिए, जब हम बोर के अकॉर्डिंग किसी भी ऑर्बिट का रेडियस कैलकुलेट करते हैं तो बोर ने उसके लिए एक फॉर्मूला दिया है और वो फॉर्मूला है 52.9 ए पिकोमीटर। ये हाइड्रोजन के लिए फॉर्मूला है, और अगर हमें हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के लिए फॉर्मूला अप्लाई करना है तो फिर इसके लिए हमें क्या करना होता है, इसमें थोड़ा सा एडिशन करना होता है फॉर्मूले में। तो फॉर्मूला हमारा हो जाता है 52.9 ए इंटू एन स्क्वायर ओवर जेड पिकोमीटर। तो एन स्क्वायर यानी कि फर्स्ट ऑर्बिट के लिए एन की वैल्यू 1 होती है, और यहाँ पे जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया वो थर्ड ऑर्बिट के लिए पूछा गया। तो थर्ड ऑर्बिट का मतलब हो गया एन इक्वल्स 3, तो 3 का आप स्क्वायर करेंगे तो 9। फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस ए है तो 9 की मल्टीप्लाई करेंगे तो जो ऑप्शन सी होगा आपका, ये थर्ड ऑर्बिट की रेडियस होगी यानी कि 9 ए। फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस अगर ए है तो एन स्क्वायर इंटू ए किसी भी ऑर्बिट का रेडियस निकालने के लिए फॉर्मूला होगा, क्योंकि हमने थर्ड ऑर्बिट की रेडियस निकालनी है, इसलिए यहाँ पे जो आंसर होगा वो 9a होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट यूज ऑफ क्वांटम थ्योरी टू एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ एटम वाज मेड बाय। क्वांटम थ्योरी को सबसे पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करने के लिए किसने यूज किया था? तो जैसा कि हमने थ्योरी में पढ़ा है, ये जो यूज किया था बोर ने सबसे पहले यूज किया था क्वांटम थ्योरी को टू एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। बोर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स द आयंस आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक। देखिए, आइसो इलेक्ट्रॉनिक वो स्पीशीज होते हैं जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। तो सिंपली यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमने कैलकुलेट करना है। जैसा कि मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ, यहाँ पे जो सी ऑप्शन है आपका, Na प्लस और O2 माइनस दोनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो 10-10 होंगे। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। Na प्लस और O2 माइनस जो स्पीशीज होंगे ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहे जाएंगे। किसी भी दूसरे ऑप्शन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उन दो स्पीशीज में सेम नहीं आएंगे। ओके, next question, if traveling at same speeds, which of the following matter waves have the shortest wavelength? डीब्रा इक्वेशन हमने पढ़ी है। डीब्रा इक्वेशन में डीब्रा इक्वेशन होती है लैम्डा इक्वल्स एच ओवर एम वी। तो जो कोई भी मटेरियल पार्टिकल है, अगर उसके लिए हमने वेवलेंथ की बात करनी है तो यही फॉर्मूला हमने यूज करना है। तो यहाँ पे अगर लैम्डा इक्वल्स एच ओवर एम वी फॉर्मूले में हम देखें तो जिस पार्टिकल का मास ज्यादा होगा उसकी वेवलेंथ की वैल्यू कम आएगी। तो यहाँ पे अगर हम इलेक्ट्रॉन, अल्फा पार्टिकल, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन में देखें तो अल्फा पार्टिकल का जो मास होता है वो सबसे ज्यादा होता है। तो लैम्डा इक्वल्स एच ओवर एम वी में एम की वैल्यू रखते जाएंगे तो लैम्डा जो सबसे कम आएगा वो अल्फा पार्टिकल के लिए आएगा। ठीक है, क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ द लास्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज एंड द लास्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज इज। रेशियो देखिए यहाँ पे निकालना है। तो बामर सीरीज के लिए जो फॉर्मूला होता है, लास्ट लाइन के लिए फॉर्मूला, पहले बामर सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है, 1 बाई लैम्डा इक्वल्स आर एच यहाँ पे रेडबर्ग कांस्टेंट होता है इंटू 1 ओवर 2 स्क्वायर माइनस 1 ओवर एन 2 स्क्वायर। बामर सीरीज के लिए यहाँ पे 1/2 स्क्वायर है, और लाइमन सीरीज की बात करेंगे तो लाइमन सीरीज बामर से पहले आती है तो 1/1 स्क्वायर यहाँ पे होता है। तो n की वैल्यू इंफिनिटी अगर हम यहाँ पे n2 की वैल्यू अगर इंफिनिटी हम यहाँ पे रखेंगे तो बामर सीरीज और लाइमन सीरीज के लिए लास्ट लाइन की वेवलेंथ यहाँ पे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो रेशियो जब आप कैलकुलेट करके यहाँ पे निकालेंगे तो यहाँ पे रेशियो जो दोनों का आता है लास्ट लाइन्स का, बामर सीरीज और लाइमन सीरीज के लिए, वो 4 आता है।
क्वेश्चन है द सीरीज ऑफ लाइंस प्रेजेंट इन द विजिबल रीजन ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज। लाइमन, बामर, पास्टियन, ब्रैकेट, ये सबके लिए अलग अलग रीजन है। तो यहाँ पे विजिबल रीजन हमने देखना है। तो देखिए लाइमन सीरीज जो एग्जिस्ट करती है वो एग्जिस्ट करती है अल्ट्रा वायलेट रीजन में। इसके बाद बामर सीरीज जो आती है, बामर सीरीज विजिबल रीजन में आती है। और पास्टियन ब्रैकेट फंड जो सीरीज हैं, ये सीरीज इंफ्रारेड रेडिएशन में आती है। विजिबल रीजन में बामर सीरीज यहाँ पे आती है, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट इन दिस आंसर, इन दिस क्वेश्चन। The ratio of energy of photon of lambda equals 2000 angstrom to that of lambda equals 4000 angstrom is। एनर्जी का रेशियो निकालना है फोटोन के लिए, दो वेवलेंथ आपको गिवन है। तो एनर्जी के लिए होता है E इक्वल्स एच सी ओवर लैम्डा, फॉर्मूला। पहली वेवलेंथ रखेंगे आप, दूसरी वेवलेंथ रखेंगे और एनर्जी का रेशियो निकालेंगे। तो जो दूसरा वाला वेवलेंथ आपका ये ऊपर चला जाएगा और जो फर्स्ट वाला वेवलेंथ है वो नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे जो आंसर आपका आएगा वो आएगा 4000 ओवर 2000, ठीक है, इक्वल्स एच सी ओवर लैम्डा से। तो आंसर आपका हो गया यहाँ पे 2, 4000 ओवर 2000, दैट इज 2। Partial series are produced when electrons from the outer orbits jumps to। Partial series में किस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन आता है? देखिए लाइमन सीरीज में फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन आता है, बामर में सेकंड में आता है। तो पास्टियन में किस में आएगा? थर्ड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन आएगा। इसके बाद ब्रैकेट सीरीज जो आती है उसमें फोर्थ ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन आता है हायर एनर्जी लेवल से, ठीक है। तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन यानी कि थर्ड ऑर्बिट, दिस इज द करेक्ट आंसर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद मैक्सिमम वेवलेंथ इज। देखिए जब हम स्पेक्ट्रम देखते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, तो वहां पे जितने भी रेडिएशंस हैं उन सबको वेवलेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया जाता है। तो यहाँ पे जो अब हमें रेडिएशन मिले हैं उसमें इंफ्रारेड है, रेडियो वेव्स हैं, एक्सरेज हैं, अल्ट्रावायलेट है। तो यहाँ सबसे ज्यादा वेवलेंथ जो मैं देख रहा हूँ वो रेडियो वेव्स की होती है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। Which of the following electronic jump in a hydrogen atom will require the largest amount of energy? तो यहाँ पे देखिए फ्रॉम n इक्वल्स 1 टू n इक्वल्स 2 में जो ट्रांजिशन होगा उसके लिए क्या एनर्जी है, n इक्वल्स 2 टू n इक्वल्स 3 क्या एनर्जी है। तो यहाँ पे सारे ऑप्शन आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती। लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए क्या होगा कि आपको वहां पे सारे ऑप्शन कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होती, केवल आप थोड़ा सा आइडिया अगर लगाएंगे तो वहां पे आपको समझ आ जाएगा। देखिए 1/लैम्डा हमने वहां पे निकालना होता है। ट्रांजिशन के लिए जो फॉर्मूला हमें मिलता है उसमें 1/लैम्डा हमें मिलता है और यहाँ पे लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी हमने निकालनी है। तो जहां पे ट्रांजिशन में 1/लैम्डा ज्यादा होगा वहां पे एनर्जी ज्यादा होगी। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है, वहां ऑप्शन में जो फ्रॉम n इक्वल्स 1 टू n इक्वल्स 2 के लिए जो एनर्जी होगी वो लार्जेस्ट होगी, सबसे ज्यादा होगी। In the ground state, an element had 13 electrons in its m shell. This element is। देखिए ग्राउंड स्टेट में एक एलिमेंट है जिसके एम शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 13 इलेक्ट्रॉन है। तो 13 इलेक्ट्रॉन के लिए हमको एटॉमिक नंबर कितना चाहिए? पहले एम शेल का मतलब है थर्ड शेल। तो पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? दो इलेक्ट्रॉन आएंगे। दूसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। नेक्स्ट वाले में हमें 13 चाहिए, तो 2 + 8 + 13 कितना हो गया? 23। अब यहाँ पे हमने देखना है 23 वाला कोई एलिमेंट है क्या? 23 एटॉमिक नंबर वाला। मैग्नीज 25 होता है, क्रोमियम 24 होता है, निकल 28 होता है, आयरन 26 होता है। तो यहाँ पे 23 के आसपास क्रोमियम है। क्रोमियम देखो आप 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन बाहर जाता है। तो क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन जैसा मैंने आपको बताया था 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और इसके बाद हमारा था 4s1 3d5, यानी कि फोर्थ शेल में एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो 13 इलेक्ट्रॉन्स एम शेल में लाई करेंगे वो क्रोमियम के अंदर करेंगे। जो 14th इलेक्ट्रॉन है जो एम शेल में आना चाहिए लेकिन वो
फोर्थ शेल में आता है, यानी कि nth शेल में आता है। Which quantum number represents a specific orbital in an atom? ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करने वाला क्वांटम नंबर कौन सा है? तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर शेल को रिप्रेजेंट करता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर आपका सब शेल को रिप्रेजेंट करता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आपका ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी है वो आपका करेक्ट आंसर है। व्हाट इज द वैल्यू the azimuthal quantum number L for the D subshell? D subshell के लिए L की वैल्यू क्या होती है? बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। तो S के लिए 0 वैल्यू होती है, P के लिए 1 वैल्यू होती है और D के लिए L की 2 वैल्यू होती है। C ऑप्शन इज करेक्ट। Which of the following can be the quantum numbers for an orbital? ये भी क्वांटम नंबर से अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आप देखेंगे फर्स्ट ऑप्शन में n इक्वल्स 4, l इक्वल्स 4, m इक्वल्स 3। n इक्वल्स 4 के लिए l इक्वल्स 4 की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, l इक्वल्स 4 एग्जिस्ट नहीं करता। n इक्वल्स 3, l इक्वल्स 3 नॉट पॉसिबल। n इक्वल्स 3, l इक्वल्स 2 पॉसिबल है। तो l इक्वल्स 2 के लिए m इक्वल्स -1 भी पॉसिबल है। n इक्वल्स 3, l इक्वल्स 0, m इक्वल्स -3। तो l इक्वल्स 0, n इक्वल्स 3 के लिए पॉसिबल है, लेकिन l इक्वल्स 0 के लिए m इक्वल्स -3 पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो ऑप्शन हमारा है वो सी करेक्ट हो जाता है, क्योंकि n इक्वल्स 3, l इक्वल्स 2 और m इक्वल्स -1 तीनों वैल्यू एग्जिस्ट करती हैं। The de Broglie hypothesis is associated with wave nature of electrons only, wave nature of alpha particles only, wave nature of radiations, wave nature of material particles। जब डी ब्रॉय इक्वेशन हमने पढ़ी है, डी ब्रॉय हाइपोथेसिस हमने पढ़ा है, तो वहां पे हमने बात की है कि जो डी ब्रॉय ने वेव नेचर बताया वो मटेरियल पार्टिकल का बताया है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।